वेलकम टू गुरुजी ई क्लासेस। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का विषय विज्ञान पर कार्बन एवं उसके यौगिकों को देखेंगे। कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। कार्बन जो कि हमारे जीवन शैली में प्रत्येक वस्तु पे यूज किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सजीव तथा निर्जीव पदार्थों पर भी पाया जाता है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, यहाँ तक कि जीवन शैली में प्रयोग किए जाने वाली लकड़ी, रबर, टायर, कपड़े, तेल, साबुन, दवा, ईंधन आदि इन सभी चीज़ों में भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। चलिए दोस्तों, कार्बन का परिचय देखेंगे ब्रीफ में। कार्बन जो कि सी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, इसको सी अक्षर से डिनोट किया जाता है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन की परमाणु संख्या मतलब कि उसकी एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होती है। कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से निकला है और कार्बो का अर्थ होता है कोयला। इसके उदाहरण देखेंगे, मतलब कि इसी वर्ग के अन्य सदस्य कौन कौन से हैं। कार्बन के वर्ग के अन्य सदस्य हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सब इसी के वर्ग के अन्य सदस्य हैं। आवर्त सारणी मतलब कि पीरियोडिक टेबल में वर्ग 14वें का सदस्य है कार्बन। तो ये तो थोड़ा सा परिचय हमने कार्बन के विषय में देखा। अब एक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बनिक रसायन का क्या अभिप्राय है और कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन मतलब कि कैटिनेशन की विशेषता को उदाहरण सहित समझाइए। ये बीटीसी 2016 में क्वेश्चन आया था। तो हम लोग देखेंगे कार्बनिक रसायन, पहले समझेंगे क्या होता है। कार्बन के यौगिकों को पढ़ना, समझना या उसका अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाता है। सिंपल सी डिफिनेशन है, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाता है। देखेंगे डिफिनेशन पूरी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो दोस्तों ये तो देख लिया। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे कार्बनिक रसायन की, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि गुण। तो 2 गुण होते हैं कार्बनिक रसायन के, एक श्रृंखलन, दूसरा चतुसंयोजकता। श्रृंखलन मतलब कि कैटिनेशन, चतुसंयोजकता मतलब टेट्रावैलेंसी। जब कार्बन का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, जब कार्बन का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है और श्रृंखला का निर्माण करता है, तब उसे हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। फिर से देखेंगे, कार्बन का एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग श्रृंखलन कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। जैसे कि 3 तरीके के श्रृंखलन होते हैं, एक एकल बंध, दूसरा 2 बंध, तीसरा त्रिबंध श्रृंखलन। एकल बंध में 1 डैश से डिनोट किया जाता है, 2 बंध में 2 डैश से और त्रिबंध में 3 डैश से, जैसे कि हमने इसमें प्रदर्शित किया है, देख लेंगे आप लोग। चतुर संयोजकता मतलब कि टेट्रावैलेंसी क्या होता है। जब कार्बन 4 परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की क्षमता रखता है, ये तो हमें पता ही है। तो जब कार्बन 4 परमाणुओं के साथ अबंध बनाता है, क्षमता रखता है, इसलिए उसे हम लोग चतुसंयोजकता कहते हैं। जब कार्बन का एक परमाणु 4 परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की क्षमता रखता है, जिसके लिए हम लोग इसे चतुसंयोजकता कहते हैं, टेट्रावैलेंसी कहते हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे। मीथेन जो होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जिसपे C बीच पे हो गया और 4 परमाणु हो गए हाइड्रोजन के और ये CH4 हो गया। तो ये हो गया दोस्तों चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी। अब हम लोग देखेंगे कार्बन यौगिक और कार्बनिक पदार्थ। कार्बन यौगिक, जब कार्बन में मतलब किसी भी यौगिकों में कार्बन की उपस्थिति होती है तो उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिन यौगिकों में कार्बन की उपस्थिति होती है उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिन पदार्थों में कार्बन की उपस्थिति होती है उसे हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल इजी सी डिफिनेशन है, याद हो जाएगी। जिन यौगिकों में या पदार्थों में कार्बन पाया जाता है या उसकी उपस्थिति होती है उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जस्ट उसी का अपोजिट कर देंगे तो अकार्बनिक पदार्थ समझ आ जाएगा। जिन पदार्थों में कार्बन की अनुपस्थिति होती है, जिन पदार्थों में कार्बन नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, अभी आगे आएगा, हम लोग आगे अभी देखेंगे। अब पहले देखेंगे कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ पे होती है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। मुक्त रूप से कार्बन सजीव तथा निर्जीव पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया।
ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। ये सभी जितने भी पदार्थ हैं ये सब कार्बन के अपरूप हैं। अब अपरूप क्या होगा इसको समझेंगे। अपरूपता, अपरूपता पदार्थ वो होते हैं जिसमें उनके भौतिक गुण असमान होते हैं, मतलब कि भौतिक रूप सबके डिफरेंस होंगे, देखने में अलग अलग होंगे, परंतु उनके रासायनिक गुण जो होंगे, केमिकल प्रॉपर्टी जो उनकी होंगी, वो सभी समान होंगी, तो वह उस पदार्थ का अपरूपता कहलाएंगी। फिर से समझेंगे अपरूपता क्या होता है। जैसे कि यह एक पदार्थ है और एक यह पदार्थ है, तो ये दोनों अपरूपता कब कहलाएंगे, ये तब कहलाएंगे जब इनके भौतिक गुण जो होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, वह सब असमान होंगे, दिखने में अलग लगेंगे, और रासायनिक गुण जो इनके होंगे वो सब, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी इनके समान होंगे, सेम होंगे, तो तब इनको हम लोग अपरूपता कहेंगे। ये दोनों अपरूप हैं एक दूसरे, जैसे कि हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, ये सब एक दूसरे के अपरूपता हैं, अपरूप हैं। अब देखेंगे कार्बन जो कि भूपर्पटी में कोयला, पेट्रोलियम 0.02% उपलब्ध है, और वायुमंडल में जो CO2 है वो 0.03% उपलब्ध है। तो ये एक बेसिक जानकारी है। अब देखेंगे दैनिक जीवन में हम लोग कहाँ पर कार्बन का यूज करते हैं। तो दैनिक जीवन में लालटेन कांच में जो जमी कालिक होती है, लालटेन के कांच में जो कालिक जम जाती है वो भी कार्बन ही होती है। राख जो होती है लकड़ी के जलाने पर या किसी चीज़ के जलाने पर जो राख होती है वो भी कार्बन उस पर होता है। जो काजल होता है जो हम लोग आंखों पर लगाते हैं उसमें भी कार्बन होता है। टायर पे होता है, रबर पे होता है, तेल पर होता है, साबुन पर, इत्यादि चीज़ों पर कार्बन उपलब्ध है जो हम लोग दैनिक जीवन पर यूज करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो कार्बन सबसे ज़्यादा किसमें नहीं पाया जाता है, नमक में नहीं पाया जाता है, मतलब कि नमक में सिर्फ सोडियम होता है, उसमें कार्बन नहीं होता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखेंगे कार्बन के अपरूप, समझेंगे कि कौन कौन से कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप दो हैं, एक क्रिस्टली और एक अक्रिस्टली, मतलब कि क्रिस्टल रूप में और दूसरे अक्रिस्टल रूप में। पहले क्रिस्टल रूप में समझेंगे कौन कौन से हैं, फिर अक्रिस्टल रूप में देखेंगे। देखें क्रिस्टल रूप में 3 होते हैं। सबसे पहले हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन, बकमिस्टर फुलरीन। और अक्रिस्टली में भी 3 होते हैं, एक कोयला, दूसरा चारकोल और तीसरा काजल। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रिस्टली रूप का कौन सा है, तो हीरा, ग्रेफाइट और अदर कोई ऑप्शन दे दिया और उसमें टिक लगाना रहेगा। तो ये 2019 में क्वेश्चन ऐसा पूछा भी गया था कि बताइए क्रिस्टली रूप कौन सा है, तो उसमें हीरा था, हीरा लगाना था। तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब ये क्वेश्चन इनसे बनते तो नहीं, परंतु दोस्तों हम लोग एक एक कर डीपली पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में, कि अगर क्वेश्चन बन भी जाए तो हम लोगों का कुछ छूटे ना। तो देखेंगे हीरा, पहले समझेंगे हीरा क्या है। हीरा एक पारदर्शी पदार्थ है, जो कि हम लोगों को पता है, पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ है। हीरा एक कठोरतम पदार्थ है, कठोर भी होता है हीरा। कार्बन का विशुद्ध रूप कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विशुद्ध रूप कार्बन का क्या है, तो कार्बन का विशुद्ध रूप हीरा है। और इसका जो सूत्र होता है वो CN से डिनोट किया जाता है, CN में उसको प्रदर्शित किया जाता है। हीरे में विद्युत का कुचालक होता है, मतलब विद्युत नहीं चलती है। उष्मा का भी कुचालक होता है, मतलब कि उष्मा भी इसमें नहीं चलती है। घनत्व ऊंचा होता है इसका जो हीरे का घनत्व होता है वो बहुत ऊंचा होता है। और उपयोग इसका कहाँ पे होता है, आभूषण बनाने पर हम लोगों ने देखा होगा। मोतियाबिंद निकालने के लिए भी इसका उपयोग होता है, चिकित्सा के क्षेत्र पर। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर हीरे का उपयोग होता है, अधिकतर आभूषणों पर देखा जाता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि स्लेटी रंग का होता है, ये भी अपारदर्शी नरम क्रिस्टली पदार्थ होता है। अपारदर्शी नरम होता है और क्रिस्टली पदार्थ होता है। इसमें परती संरचना होती है, मतलब कि परतदार परत बना होता है इसमें ग्रेफाइट में, जिसके कारण से यह मुलायम व चिकना होता है। परतदार संरचना के द्वारा यह मुलायम व चिकना होता है। तो यह इजी था हम लोगों के लिए। और इसमें विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इसमें विद्युत चलती है। उदाहरण के लिए देखेंगे जो पेंसिल की नोक होती है वो किससे बनी होती है, लेड ग्रेफाइट से बनी होती है। तो ये दोस्तों हम लोगों ने ग्रेफाइट को समझा। अब बकमिस्टर फुलरीन को देखेंगे।
अक्रिय गैस आर्गन उपस्थित होती है जिसको ग्रेफाइट की विद्युत आग में गर्म किया जाता है, जिससे हम लोग फुलरीन का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया फुलरीन, जो कि पूछा नहीं जाता है परंतु हम लोगों ने इसको देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप, जैसे कि सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। इससे क्वेश्चन भी बना है। कोयला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोयला को देखेंगे। चारकोल, लैम्प ब्लैक, इससे क्वेश्चन नहीं बने, इसको नहीं देखेंगे हम लोग। लेकिन याद रखेंगे आप लोग कि कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप 3 है, कोयला, चारकोल, लैम्प ब्लैक। कोयला को देख लेते हैं, कोयला से क्वेश्चन भी बने हैं। तो कोयला जो है ये एक कार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि कार्बन पाया जाता है कोयला में। जब भी भूगोलिक उथल पुथल होते हैं घने जंगलों में और पृथ्वी में वो जो जंगल होते हैं वो दब जाते हैं। जब भूगोलिक उथल पुथल होता है जंगल में और जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं वो पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, दब जाते हैं। ये दब गए पेड़ पौधे अंदर, और दबे हुए जो पेड़ पौधे हैं, ये दबे हुए पेड़ पौधे हैं, उन पर उच्च दाब या ताप पड़ता है, जिसके कारण से वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कोल में बदल जाते हैं, मतलब कि कोयले में बदल जाते हैं। भौगोलिक उथल पुथल कहाँ पे होती है, जंगलों में हुई, जिसमें जो जंगल के पेड़ पौधे हैं वो सब पृथ्वी में दब जाते हैं, और दबने के कारण उनमें उच्च दाब और ताप पड़ता है, जिसके कारण वो कोयला में बदल जाते हैं। सरल सी डिफिनेशन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो ये लिख सकते हैं कोयला पे। अब कोयला से कौन कौन से प्राप्त ईंधन हैं, इनको हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से ईंधन मिलते हैं। तो कोयला से हमें कोल तार मिलता है, कोक मिलता है, कोल गैस मिलता है। कोल तार क्या होता है, जो कि पूछा नहीं गया लेकिन हम लोग देखेंगे, काले रंग का बदबूदार गाढ़ा द्रव होता है। पहले तो रंग याद रखेंगे, कैसा रंग है, काला है। फिर कैसा है, स्मेल करता है, बदबूदार होता है। और तीसरा क्या याद रखना है, गाढ़ा द्रव होता है। तो ये कोल तार होता है। दूसरा कोक। कोक क्या होता है, यह एक अच्छा ईंधन होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि ये जलाने से इसको धुआं नहीं उठता है। इसको अगर आप जलाएंगे तो धुआं नहीं निकलेगा। तो ये कोक हो गया। तीसरा कोल गैस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोयला में जो प्राप्त ईंधन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कोल गैस, जो कि 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कोल गैस क्या है, कोल गैस से क्या अभिप्राय है। कोल गैस मतलब कि वायु की, कोयला को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति मतलब वायु ना होनी चाहिए, कोयला को वायु की अनुपस्थिति में। यहाँ पर दोस्तों गलत कर देते हैं, यहाँ पर बहुत लोग लिखाते हैं उपस्थिति में, तो उपस्थिति नहीं, वायु की अनुपस्थिति में 1300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, और भंजक आसवन क्रिया द्वारा कोल गैस हमें प्राप्त होती है। फिर से समझेंगे इसको। कोल गैस क्या होता है, यह एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया जिसमें कोयले को वायु की अनुपस्थिति में, वायु ये कोयला है, इसको वायु की अनुपस्थिति में 1300 डिग्री सेल्सियस गर्म करके 1300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा, और भंजक आसवन क्रिया द्वारा कोल गैस प्राप्त की जाती है। तो कोयला को वायु की अनुपस्थिति में 1300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके भंजक आसवन क्रिया द्वारा कोक या कोल गैस प्राप्त की जाती है। अब ये भंजक आसवन क्रिया क्या होता है, इसको हम लोग अभी समझेंगे। तो भंजक आसवन क्रिया है जहाँ पर H2 मतलब हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 45% हो, CH4 मतलब कि CH4 की मात्रा 35% हो, और CO की मात्रा 8% हो। CH4 मतलब कि मीथेन की मात्रा 35% हो, CO की मात्रा 8% हो। CO मतलब होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तो मतलब मीथेन की मात्रा कितनी, 35%, और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 8%, हाइड्रोकार्बन की मात्रा 4%, और नाइट्रोजन की मात्रा 2%, और CO2 की मात्रा 6% होनी चाहिए, और जिसको गर्म करके भंजक आसवन क्रिया कहा जाता है। तो अब कोल गैस आप लोगों ने पढ़ लिया, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2017 में। कोल गैस क्या है, तो कोल गैस वायु की अनुपस्थिति में 1300 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म किया जाता है, भंजक आसवन क्रिया द्वारा कोल गैस प्राप्त होती है। सिंपल था दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है अभी हम लोगों ने पीछे समझा था कार्बन यौगिक, कार्बन कंपाउंड।
तो हम लोगों ने क्या समझा था, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की उपस्थिति होती है, जिन यौगिकों में कार्बन की उपस्थिति, कार्बन पाया जाता है, उसको हम लोग कार्बन यौगिक कहते हैं। तो कार्बन यौगिक जो कहाँ होते हैं, जो जैविक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, जैविक स्रोतों में भी ये होते हैं कार्बन। तो जैविक स्रोत मतलब कि जंतु या वनस्पति, इन दोनों में पाए जाते हैं। कहाँ उदाहरण देखेंगे कहाँ कहाँ पर कार्बन यौगिक पाए जाते हैं, जैसे कि स्टार्च में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, तेल, वसा इत्यादि चीज़ों में कार्बन यौगिक पाए जाते हैं। और कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये कार्बन यौगिक देखें। अब कार्बन यौगिक पर, कार्बन यौगिक दो तरीके के होते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि उच्च ताप पर जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर, उच्च ताप मतलब कि गर्म, बहुत तेजी से गर्म करके कार्बन को किसके साथ मिलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर दो यौगिक बनते हैं। और दो यौगिक कौन से होते हैं, पहला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों को समझेंगे, इनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और पूछ भी लिए जाते हैं। तो देखेंगे, मतलब कि आपने उसको नहीं समझना है बिल्कुल अच्छे से कि कार्बन यौगिक जिसमें दो यौगिक होते हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और वो तो अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो था कार्बन के अपरूप, जो कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होते हैं। क्रिस्टलीय जिसमें हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन होता है, और अक्रिस्टलीय जिसमें कोयला, चारकोल और काजल होता है, जिसको कोयला को हम लोगों ने अभी देखा कि कोल गैस उसी में आती है। तो ये तो हम लोगों ने अपरूप देते थे। अब देखेंगे कार्बन यौगिक। तो कार्बन यौगिक, कार्बन को ऑक्सीजन से मिला करके जब उच्च ताप में गर्म किया जाता है तो दो यौगिक प्राप्त होते हैं। पहला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO कहा जाता है, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहा जाता है। अब दोनों में साथ में डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो सरल अच्छे से हम लोगों को याद होगा। तो दोनों को डिफरेंस करके पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसे कहते हैं, या एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता है और ये बदबूदार, मतलब कि इसमें कोई खुशबू भी नहीं, गंध भी नहीं होती। तो इसमें कोई रंग नहीं होता, ना इसमें कोई गंध होती है, तो गंधहीन गैस हो गई। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक रंगहीन तथा गंधहीन, साथ ही साथ तथा वह वायु से भारी गैस होती है, मतलब कि वायु से अधिक भारी गैस होती है। तो ये दोनों की, ये तो दोनों में सिमिलरिटीज हैं कि वो भी रंगहीन तथा गंधहीन है, ये भी रंगहीन तथा गंधहीन है, परंतु ये वाली वायु से भारी गैस होती है। यह गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जहरीली गैस होती है, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जहरीली गैस नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक ज्वलनशील होती है, मतलब कि तुरंत जल जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक ज्वलनशील होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो घुटन पैदा करती है। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो मनुष्य है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, मतलब कि बाहर निकालता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकालता है, अगर हम लोग उसी चीज़ को लेंगे, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हम लोग CO2 ही लेंगे, तो वो जरूर से जरूर हमको घुटन पैदा करेगी। इसलिए कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड घुटन पैदा करती है। रक्त की ऑक्सीजन दहन क्षमता नष्ट करता है। तो ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड है ये खून पर जाकर के रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है दहन, उसको, उसकी क्षमता को नष्ट कर देता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में 0.03% उपलब्ध है। ये तो हम लोगों को पता ही है कि 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध है। मनुष्य और जानवरों से किनको मिलता है, पौधों को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि हम लोग जो गैस छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, वही पौधे उसी गैस को, CO2 को लेते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इसकी परिभाषाएं देखेंगे। ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखे थे, अब हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। जब कार्बन को, ये कार्बन है C2C, ठीक है, जब हम कार्बन को अल्प ऑक्सीजन में, मतलब कि थोड़ी सी ऑक्सीजन की आपूर्ति में जलाते हैं, जिससे हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। जब कार्बन को हम अल्प ऑक्सीजन की आपूर्ति में जलाते हैं और जलाने से हमें क्या उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 2C + O2 = 2CO। तो अब इसकी परिभाषा देखेंगे। मनुष्य
अब CO2 की परिभाषा तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मनुष्य व जानवरों के जो सांस बाहर निकालते हैं, जो गैस वो लोग बाहर निकालते हैं, उसी को पौधे अवशोषित करते हैं, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे कि क्या क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के उदाहरण है, कहाँ कहाँ पाया जाता है हमारी जीवन शैली दैनिक जीवन में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बीड़ी जो और सिगरेट होती है उस पर जो धुआं निकलता है उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। दूसरा, मोटर कारों से जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तीसरा, कोयले के जलने पर प्राप्त जो धुआं होता है, कोयला जलाया जाता है उससे जो धुआं प्राप्त होता है उस पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इनके उपयोग किए जाते हैं। तो दोनों के उपयोग देखेंगे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों के फॉर्मूला लिखे हुए हैं CO और इसका CO2। ठीक है। इसका उपयोग जो किया जाता है वो महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में किया जाता है और जल व प्रोड्यूसर गैस के रूप में व्यापक प्रयोग किया जाता है। मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम लोग प्रोड्यूसर गैस भी कहते हैं और प्रोड्यूसर गैस के रूप में इसका व्यापक बड़े पैमाने और बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सोडा एस में पाया जाता है, Na2CO3 पर, धावन सोडा पर, बेकिंग सोडा पर उपयोग किया जाता है। CO2 का उपयोग प्रशीतक रूप में सिलेंडर पर, मतलब कि सिलेंडर पर भी CO2 का उपयोग किया जाता है। कांच के निर्माण में भी CO2 का उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। तो ये हमने कुछ मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड के उपयोग देखे। तो पहले क्या देखा हम लोगों ने, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ पॉइंट्स देखे, उसके बाद दोनों की परिभाषाएं देखी, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के उदाहरण देखे कि वो बीड़ी के धुआं जो होता है, मोटर कारों से निकलने वाला धुआं, कोयला के जलने से प्राप्त वाला धुआं, ये सब उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब उपयोग हमने देखे कि क्या उपयोग, कहाँ कहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो 2018 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। हाइड्रोकार्बन बिल्कुल सिंपल था, जैसे अभी तक हम लोगों ने सारी डिफिनेशन लर्न की वैसे इसकी भी डिफिनेशन। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि हाइड्रोकार्बन क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन एक रासायनिक यौगिक है, सबसे पहली बात। दूसरा, हाइड्रोजन पर कार्बन के तत्वों के संयोग से बना होता है हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रो और कार्बन दो नाम निकल रहे हैं, हाइड्रो से H से हाइड्रो और कार्बन C, और यही दोनों तत्व जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल डेफिनेशन होगा, हाइड्रो प्लस कार्बन तत्वों के संयोग से बना होता है जिसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह एक रासायनिक यौगिक होता है। अब दोनों के हम लोग प्रकार देखेंगे, प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। संतृप्त क्या होता है, जब हाइड्रोकार्बन एकल बंध से बंधे होते हैं, यह एक कार्बन है जो एक ही बंध से बना है, जिसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और थोड़ा अच्छे से अगर डिफिनेशन देखना चाहें तो ये डिफिनेशन है, कार्बन की 4 संयोजकताएं, तो ये कार्बन है, 4 संयोजकताएं हैं। एकल संयोजक बंधों, एकल संयोजक बंध हैं, ये सब में एक एक हैं, देखिए ये हमने डबल बना दिए, परंतु ये एक एक संयोजक बंध हैं द्वारा संतुष्ट होते हैं। ठीक है। जब कार्बन की 4 संयोजकताएं एक संयोजक बंधों द्वारा संतुष्ट होते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर बिल्कुल सिंपल में लर्न करना है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एकल बंध होता है, ये एक बंध है, एक ही बंध से बना हुआ है। 2 बंध होता है जिसमें दो डैश से डिनोट किया जाता है, एकल बंध 1 से, 2 बंध 2 से, ट्रिपल बंध 3 से। तो ये हम लोगों ने देखा, जिसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। उदाहरण भी आप लोग वहाँ पेपर में लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा भी गया था, प्रकार भी। तो प्रकार में आप लोग उदाहरण भी लिखेंगे, CH4 जैसे कि मीथेन। मीथेन जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं CH, यहाँ से एकल बंध द्वारा ये लोग बंधे हुए हैं। अब देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। असंतृप्त जो कि ट्रिपल बंध उपस्थित होता है, जिस पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बंध उपस्थित होते हैं। देखेंगे किसमें, जैसे ईथेन होता है, ईथेन में ट्रिपल हैं, C के 2 और H4 के 4। तो ये पहले C के 2 हो गए और ये इनके एक बंध हैं। फिर से देखेंगे, C के 2 हैं और H जो है वो एकल बंध द्वारा बंधे हैं। तो 2 और 1 कितना हो गया,
3 हो गया। तो ट्रिपल बंध द्वारा बंध उपस्थित होते हैं जिनको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या हैं। तो संतृप्त असंतृप्त, जिसको हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कितने, मीथेन को देखेंगे, एथेन को देखेंगे और इथीन को देखेंगे, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो इनसे क्वेश्चन नहीं बने, परंतु सिलेबस में इनको ऐड किया गया है, जिस कारण से इनसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इनको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। मीथेन पहले समझेंगे, मीथेन क्या होता है। मीथेन जिसकी रासायनिक संरचना ऐसे होती है, ऐसे लिखा जाता है सी, जहाँ पर H एकल बंध से हाइड्रोजन एकल बंध से बंध रहते हैं। संतृप्त का माध्यम प्रथम सदस्य है। संतृप्त मतलब कि जैसे कि हमने अभी पीछे देखा, संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो भी एकल बंध से होता है। तो संतृप्त का प्रथम सदस्य कौन है? मीथेन है। अब जैसे कि तालाबों में जो जल रुका होता है उस पर क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। तालाब है, उस पर कोई पानी रुका हुआ है तो उस पर मीथेन गैस पाई जाती है। दलदली स्थानों पर भी मीथेन गैस पाई जाती है। कोई दलदली भरा स्थान है, वहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। तेल कूपों से निकलने वाली गैसों पर भी कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। दलदली भरे स्थानों पर भी मीथेन गैस पाई जाती है, जो कि हम लोग अभी देखें। तो दलदली, ये क्यों, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवधारियों व वनस्पतियों के कारण, जो वहाँ पर जीवधारी हैं या कोई वनस्पति, वो जीवधारी मर जाते हैं, वनस्पति सड़ जाती हैं, वहाँ पर गिर करके सड़ गए, जिनके कारण से बुलबुले उत्पन्न होते हैं। इसलिए, और मार्स में भी कहा जाता है कि वहाँ पर देखने पर बुलबुले टाइप के लगते हैं, छोटे छोटे से, तो इसलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। पेट्रोल में ये 90% पाया जाता है और कोल गैस में 40 से 45% पाया जाता है। तो ये फिर से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। कहाँ कहाँ पे? तालाब के रुके जल पर होता है, दलदली स्थानों पर होता है, तेल कूपों के से निकलने वाली गैसों पर भी मीथेन गैस पाई जाती है, दलदली भरे स्थानों पर पाई जाती है, और इसे मार्स गैस बोला जाता है। ये 4-5 पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। तो तालाबों का, तो जितनी भी बंद जगहें हैं वहाँ पर ये अधिकतर मीथेन गैस पाई जाती हैं, और गंदी जगहों पर। ठीक है, अब इनके गुण देखेंगे, भौतिक और रासायनिक गुण। वायु से हल्की होती है। ठीक है, दूसरा ये भी रंगहीन, स्वादहीन व गंधहीन होती है। जल में अल्प विलय हो जाती है। तो ये भौतिक गुण होते हैं किसके? मीथेन के। और रासायनिक गुण क्या है? मीथेन वायु की उपस्थिति पर जलाने पर क्या प्राप्त होता है? CO2 या H2O हमें प्राप्त होता है। अगर मीथेन को वायु की उपस्थिति में हम जलाएंगे तो हमको CO2 और H2O प्राप्त होगा। ये उसका रासायनिक गुण है, और भौतिक गुण ये थे। ये मीथेन के बारे में हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे ईथेन के बारे में, एथेन के बारे में, जिसका रासायनिक संरचना है C2H4। तो इसको रासायनिक संरचना ऐसे डिनोट करेंगे, आप लोग देख लीजिए। और जब सोडियम प्रोपोनेट को सोडियम लाइम के साथ मिला करके गर्म करेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? एथेन प्राप्त होगा। सोडियम प्रोपोनेट को सोडा लाइम के साथ मिलाकर गर्म करेंगे तो हमें एथेन प्राप्त होगा। इसके गुण देख लेते हैं। भौतिक और रासायनिक सेम गुण हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। जल में आंशिक विलय होती है, वो पूरी हो जाती है, ये आंशिक विलय होती है। गलनांक इसका 172 डिग्री है और क्वथनांक इसका 79 है। रासायनिक अपूर्ण ऑक्सीकरण और नाइट्रीकरण होता है। तो इसका रासायनिक गुण देखेंगे। अपूर्ण ऑक्सीकरण मतलब कि जब एथेन गैस को वायु की कम मात्रा में गर्म किया जाता है, मतलब कि थोड़ी सी वायु की मात्रा रहेगी, उस पर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड या जल हमें प्राप्त होता है। तो यह क्रिया होती है अपूर्ण ऑक्सीकरण। और नाइट्रीकरण क्या होती है? जब एथेन को, जो एथेन है उसको हम लोग 450 या 550 डिग्री सेल्सियस ताप में नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो उसमें हमें नाइट्रो एथेन प्राप्त होता है। तो ये नाइट्रीकरण होता है। बस इसको हम लोग बस पॉइंट याद रखेंगे, अपूर्ण ऑक्सीकरण और नाइट्रीकरण, और इससे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम कपूर बनाने में, जो कपूर हम लोग खरीदते हैं उस पर भी इसका उपयोग किया जाता है। शीत कारकों को ठंडा रखने के लिए, जो जैसे कि किसी सोडा वगैरह, ये सभी को ठंडा रखने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ईथेन का। अब हम लोग देखेंगे ईथीन,
जो कि हाइड्रोकार्बन का आखिरी या अनसंतृप्त रूप है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो ईथेन, इसको इथिलीन भी बोलते हैं, जिसका रासायनिक संरचना C2H4 है। इसको ऐसे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, देख लीजिए। यह कोल गैस के नाम से भी जानी जाती, क्यों जानी जाती? क्योंकि इसमें कोल गैस की उपस्थिति होती है, जिसमें कोल गैस मिली होती है, इसलिए इसे हम लोग कोल गैस के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिए, कोल गैस के नाम से किसे जाना जाता है? वो है हमारी एथीन या एथिलीन। प्रयोगशाला में इसका निर्माण कैसे होता है? इसका प्रयोगशाला में निर्माण एथिलीन अल्कोहल को 160 डिग्री से 180 डिग्री तक गर्म करने से यह हमें प्राप्त होती है। इसका भौतिक गुण हम लोग देखेंगे। यह मीठी गंध वाली रंगहीन गैस है। सूंघने से व्यक्ति बेहोश होता है। जैसे कि हम लोग पुरानी मूवीज़ में देखते थे कि एक हैंकी पर सूंघने वाला वो लगा करके इनको वो कर दिया जाता था, बेहोश कर दिया जाता था। तो वह कौन सी गैस रहती थी? वह एथिलीन रहती थी, सूंघने वाली, बेहोश करने वाली गैस रहती थी। और इसका गलनांक जो है 170 डिग्री सेल्सियस है, क्वथनांक 105 डिग्री सेल्सियस है। उपयोग, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग होता है मस्टर्ड गैस बनाने में, फलों संरक्षण तथा पकाने में। जो फल होते हैं उनको, वो पहले कच्चे रहते हैं, अगर उनको जल्दी से पकाना हो तो एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। और पॉलीथीन बनाने में भी एथिलीन या एथीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये एक असंतृप्त रूप होती है हाइड्रोकार्बन का। तो ये हम लोगों ने 3 देखे, मीथेन, ईथेन और इथीन। अब हम लोग देखेंगे मीथेन के उपयोग। हम लोग रह गए थे देखना, मीथेन के उपयोग देख लेंगे, फिर इसके बाद ईंधन को देखेंगे। तो मीथेन के उपयोग क्या थे? ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से हाइड्रोजन का निर्माण सरल तरीके से हो जाता है। इसकी सहायता से हम लोग हाइड्रोजन अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और कार्बन ब्लैंक बनाने में ये मदद करता है। अब ईंधन को हम लोग देखेंगे, ईंधन क्या होता है? ईंधन, जब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर हमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है उससे, तो उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। फिर से समझेंगे, किसी भी पदार्थ को, कोई पदार्थ है, साथ में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। तो किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति पर हमने जलाया या हमने जला दिया, हमें क्या प्राप्त हुआ? ऊष्मा हुई, गर्म पैदा हुई और प्रकाश प्राप्त हुआ, उत्पन्न हुआ, जिसे हम लोग ईंधन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए समझेंगे, ईंधन का रूप है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस, मार्स गैस। मतलब कि इन सभी को जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति पर हमें क्या मिलता है? ऊष्मा मिलती है और प्रकाश मिलता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, इसे ऑटो गैस भी कहते हैं। ईंधन के स्रोत कहाँ से ईंधन आता है? जैव द्रव्यमान से, बायोमास से। कच्चे तेल के कुओं से आता है हमें ईंधन। और कोयलों की खानों से हमें कोयला मिलता है, कच्चे तेलों से हमें तेल मिलता है। या और पेट्रोलियम देखेंगे, पेट्रोलियम क्या है? ये आखिरी एक पॉइंट है जो कि ईंधन का रूप होता है। कोयला को हम लोगों ने पहले देख लिया था, कोल गैस इसमें। अब पेट्रोलियम देख लेते हैं। पृथ्वी के गर्भ से निकलना, ये पृथ्वी का गर्भ है, तो कहाँ से निकलता है? पृथ्वी के गर्भ से। पृथ्वी के गर्भ से क्या निकल रहा है? पीला कलर होना चाहिए। कलर कैसा होना चाहिए? पहले देख लेते हैं। पृथ्वी का गर्भ ये है। पृथ्वी के गर्भ से किस कलर में निकलने वाला? पीले या भूरे रंग का। पीला है हमारे पास, पीले रंग का या भूरे रंग का। कैसा पदार्थ होना चाहिए? पदार्थ होगा गाढ़ा होगा या चिपचिपा होगा और दुर्गंध युक्त होगा, ज्वलनशील पदार्थ होगा, तो उसे हम लोग पेट्रोल कहेंगे। फिर से समझेंगे, पृथ्वी के गर्भ से पीले या भूरे रंग का गाढ़ा, चिपचिपा, दुर्गंध युक्त, ज्वलनशील पदार्थ, जिसे हम लोग पेट्रोल कहेंगे। इसे हम लोग कच्चा तेल भी कहा जाता है इसको। और ये भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मुंबई, आसाम, गुजरात, राजस्थान, इन सभी जगहों में पाया जाता है। अब ये हम लोगों का आखिरी टॉपिक है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, जो कि 2016 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो जब कोई पदार्थ, किसी पदार्थ में, जैसे कि एक पदार्थ है दूध में होने वाला परिवर्तन, उसमें कोई परिवर्तन किया गया, उसमें क्या परिवर्तन किया गया? हमने नींबू निचोड़ दिया। तो दूध में हमने नींबू निचोड़ा, मतलब कि दूध एक पदार्थ है जिस पर हमने क्या परिवर्तन किया? उसमें नींबू निचोड़ा। और हमें क्या प्राप्त हुआ? नया पदार्थ। सुबह हमें नया पदार्थ प्राप्त हो गया। वो क्या हुआ? नया पदार्थ दही। तो दूध से दही बनाने की जो क्रिया है वो रासायनिक परिवर्तन है।
फिर से समझेंगे, किसी पदार्थ में होने वाला परिवर्तन जिससे हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध से दही बनाना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन अनुक्रमणीय तथा स्थायी होता है। स्थायी रूप में होता है, अनुक्रमणीय रूप में होता है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, भोजन के सड़ने से दुर्गंध आना, ये सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब संक्षारण देखेंगे हम लोग। संक्षारण क्या होता है? कोरोसियन, जिसको जंग भी कहा जाता है। अब इन वर्डों को समझना थोड़ा मुश्किल था, सीधे हम लोग समझेंगे। जंग लग जाता है जब किसी बर्तन पर, तो उसे हमें संक्षारण कहा जाता है। तो इसको थोड़ा डिफिनेशन देंगे। किसी धात्विक उत्पाद पर, धात्विक मतलब कि धातु से बना हुआ उत्पाद, एक हमने ये बर्तन बनाया है जो कि धातु से बना हुआ है, और उस पर क्या होता है? धातु की वायु या नमी के कारण, वो धात्विक उत्पाद है तो मतलब उस पर धातु होगी, और अगर वो धातु वायु या नमी के कारण, उसमें पानी अगर हमेशा रखा रहता है, वायु वहाँ पर हवाएं भी चलती हैं, पानी और हमेशा रखा रहता है जिसमें वो नमी में रहता है, जिसके कारण से रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप वो जो धातु है वो धीरे धीरे उसका क्षय होने लगता है, मतलब कि वह धीरे धीरे टूटने लगता है या थोड़ा सा कम होने लगता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। फिर से समझें, किसी धात्विक उत्पाद को धातु की वायु या नमी के कारण रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप धीरे धीरे उस धातु का क्षय होने लगता है, वो कम होने लगता है, खत्म होने लगता है, तो उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए, तांबे की सतह पर हरी परत का बनना। अब जैसे कोई तांबे का घर पर बर्तन रखा हो, उस पर देखेंगे नीचे साइड हरे कलर की एक परत जम जाती है जो कि धातु का क्षय का कारण होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे संक्षारण। अब पानी के संपर्क में ये जो संक्षारण जंग लगती है वो अधिक लगती है। विधि देखेंगे, कौन सी विधि है जिससे हम लोग इसको बचा सकते हैं। एक तो हम लोग सुरक्षा लेप लगाएं, कोई लेप लगा दें, जैसे कि प्राइमर आता है, लोग प्राइमर लगा देते हैं दरवाज़ों पर, लोहे पर, तो जिसकी वजह से उसका संक्षारण ना हो पाए। दूसरा, पर्यावरण घटक, मतलब कि हमें धातु को वायु या पानी के संपर्क में आने से रोकना है, जिसकी कारण से हम लोग धातु को बचा सकते हैं। तो मतलब कि धातु को अगर पानी और वायु के संपर्क में ना लाया जाए, नमी के संपर्क में ना लाया जाए, तो वह बचा रहेगा, तांबा का क्षय नहीं होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। तो आज का दोस्तों यह वीडियो बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।